नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और स्टे एट होम और स्टडी एट होम सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हम पिछले वीडियो में चर्चा कर रहे थे किस प्रकार से आधुनिक भारत के इतिहास में दो तरह की तस्वीर हम देखते हैं। एक तरफ तो भारत के अंदर क्या हो रहा था और एक भारत के बाहर यूरोपीय शक्तियां किस प्रकार से हमारे देश में आई और किस प्रकार से उनका आपसी संघर्ष हुआ और आपसी संघर्ष के बाद अंग्रेज उसमें कामयाब रहे और अंग्रेजों का साम्राज्य स्थापित हो गया। ये हम पहले वीडियो में पहली तस्वीर में पढ़ चुके हैं। और दूसरी तस्वीर में हम पढ़ रहे थे कि प्यारे बच्चों किस प्रकार से आपके जो मराठा थे, जो एक छोटी सी शक्ति थी, धीरे धीरे बड़ी शक्ति के रूप में उभरी और बड़ी शक्ति में उभरने के बाद उनका प्रोत बढ़ता चला गया। लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि मराठों को भी हार देखनी पड़ी। जो आपका पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में जो युद्ध हुआ उसमें वो हार गए, मराठे हार गए, उनकी शक्ति बहुत कमजोर हो गई और प्यारे बच्चों इसका पूरा फायदा अंग्रेजों ने उठा लिया। लेकिन इधर जो मराठा शक्ति आगे बढ़ रही थी उसी समय पर प्यारे बच्चों आपके दूसरी तरफ बंगाल में भी कुछ घटनाक्रम हो रहा था। इसके समानांतर चल रहा था, इसके साथ साथ चल रहा था। और वो हो ये रहा था कि बंगाल में जो था, बंगाल का जो आपका बंगाल की जो रियासत थी, जो बंगाल की रियासत थी प्यारे बच्चों, वो जो है मुगलों के अधीन थी। शुरुआत में मुगलों का ही एक प्रांत हुआ करता था आपका बंगाल। वहां पर मुगल जो सम्राट था अपने हिसाब से गवर्नर बिठाता था, गवर्नर मुगलों के अंडर में काम करता था। लेकिन जब आपके औरंगजेब की मृत्यु हो गई उसके बाद मुगल साम्राज्य जब कमजोर होने लगा तो प्यारे बच्चों फिर इसके बाद ये जो बंगाल था वहां के गवर्नर ने या वहां के शासक ने, सूबेदार ने, जिसे आप कहते हैं उस समय गवर्नर को सूबेदार कहते थे, तो सूबेदार ने फिर अपनी शक्ति बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। शुरुआत में उसने जो मुगल थे उनके खिलाफ किसी प्रकार की खिलाफत नहीं की, उनके अधीन ही बना रहा। किसी प्रकार से उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित नहीं किया। होने को सारे काम अपनी मर्जी से करना प्रारंभ कर दिया। करता वो अपनी मर्जी से था, लेकिन थोड़ी सी अप्रूवल मुगल सम्राट से करा लेता था जिससे कि मुगल सम्राट नाराज ना हो। लेकिन धीरे धीरे पर उनकी शक्ति और बढ़ती चली गई और एक समय ऐसा भी आया कि उसने अपना एक स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया और मुगलों के अधीन ज्यादा नहीं रहा। तो प्यारे बच्चों, अब मुगलों जो बंगाल है उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए जो बंगाल है, ये इस एरिया में बंगाल रियासत होती थी और वहां का जो सूबेदार हुआ करता था। धीरे धीरे पहले तो मुगल साम्राज्य के अधीन था, यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद वो बंगाल के सूबेदार ने स्वयं को स्वतंत्र कर दिया। औरंगजेब के समय पर मुर्शीद कुली खान नाम का जो है इस प्रांत का शासक था वो। और 1717 में मुगल सम्राट फर्रुख शेर ने इसको फिर सूबेदार बना दिया। भाई पहले तो औरंगजेब के समय मुर्शीद कुली खान था और फिर फर्रुख शेर जो बादशाह बना तो उसके टाइम पर भी इसको सूबेदार बनाया गया। 1727 में फिर सुजाउद्दीन नाम का व्यक्ति जो था वो वहां का नवाब बना, बंगाल का नवाब बना। प्यारे बच्चों, बादशाह मोहम्मद शाह ने बिहार का कार्य भी इसको सौंप दिया। देखिए आपके जो बंगाल है उसके ठीक नजदीक में बिहार का एरिया भी है। इस एरिया को भी, इस प्रांत का भी कार्यभार किसको सौंप दिया? बंगाल के नवाब को सौंप दिया। ये कार्य किया था मोहम्मद शाह ने। और इसके बाद फिर जो है सुजाउद्दीन जो शासक था, सुजाउद्दीन शासक बना या नवाब बना बंगाल का। उसके बाद सरफराज नाम का व्यक्ति नवाब बना और सरफराज के बाद अलीवर्दी खान जो था, अलीवर्दी खान ने सरफराज का विरोध कर दिया और सरफराज को घेरिया के युद्ध में हरा दिया। और इसके बाद अलीवर्दी खान जो था वो वहां का नवाब बन गया। प्यारे बच्चों, इससे पहले की जो स्टोरी है वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आपके एग्जाम की दृष्टि से या क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, लेकिन अब जो आने वाला है वो इंपोर्टेंट है। अलीवर्दी खान जब नवाब बना तो उसके सामने काफी चुनौतियां थी और उसमें दो बड़ी चुनौतियां थी। नंबर एक तो बिहार में जो अफगानों का विद्रोह होता है। आपको ध्यान होना चाहिए कि मुगल सम्राट मोहम्मद शाह जो था उसने बिहार को भी सौंप दिया था। किसके? बंगाल के नवाब को। तो बंगाल के नवाब को जब सौंप दिया था तो बिहार में अफगानों का शुरू से प्रभुत्व रहा था। आपको याद होना चाहिए आपका जो शेर शाह सूरी था वो भी अफगानी था और उसने वहीं से अपनी शुरुआत की थी। और अब वो मुगल सम्राट हुमायूं के लिए चुनौती बन गया था। मुगल सम्राट हुमायूं के लिए चुनौती बना था और हुमायूं को यहाँ से अपने देश छोड़कर जाना भी पड़ा था। उसको भारत को छोड़कर जाना पड़ा था। आपको मालूम है, स्टोरी आपने पढ़ी होगी। बाद में शेरशाह की मृत्यु के बाद वापस हुमायूं आया और उसने अपना शासन दोबारा से प्रारंभ किया था। इसके बाद अकबर हुआ और अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। लेकिन अफगानों का बड़ा विरोध रहा है शुरू से। तो ये अफगानों ने विरोध करना शुरू कर दिया क्योंकि बिहार में उनका विरोध था। और दूसरी बड़ी चुनौती थी कि मराठी जो थे, आपको मैंने बताया मराठों की ये बहुत
शक्तिशाली पावरफुल हो चुके थे, किसी से भी चौथ वसूली कर सकते थे वो। और हुआ ये कि उन्होंने इनसे भी चौथ बली शुरू कर दिया बंगाल वालों से। बंगाल के नवाब ने सोचा कि भाई मराठों से जीतना मुश्किल है, मराठों की चुनौती बहुत मुश्किल है उसको पार पाना, तो क्यों ना हम इससे समझौता कर लेते हैं। और अलीवर्दी खान जो नवाब था उसने 12 लाख रुपए वार्षिक देने के लिए वो तैयार हो गया कि भाई मैं 12 लाख रुपए वार्षिक आपको दूंगा, प्लीज मुझे परेशान मत करो। इसके बाद नवाब बना सिराजुद्दौला। प्यारे बच्चों, सिराजुद्दौला जो है बड़ी मुश्किल से नवाब बन पाया था, इसकी भी एक अलग स्टोरी है। जब हम इनको और डिटेल में पढ़ेंगे तब इसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल हम एक संक्षिप्त अवलोकन कर रहे हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि सिराजुद्दौला जो था वो नवाब बना था और उसके विरुद्ध काफी षड्यंत्र चले। अंग्रेजों से उसका संघर्ष हो गया और वो संघर्ष जो है जून 1757 में एक बड़े संघर्ष में तब्दील हो गया और उसमें प्लासी का युद्ध हुआ और प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला पराजित हो गया। उसके पराजित होने के बाद अंग्रेजों ने मीर कासिम को वहां का नवाब बना दिया। मीर कासिम को उन्होंने सोचा तो ये था कि ये हमारे अनुसार कार्य करेगा, लेकिन मीर कासिम ने अंग्रेजों के अनुसार कार्य करना बंद कर दिया, इसलिए मीर कासिम को भी उन्होंने हटा दिया और उसके स्थान पर मुझे माफ करना, मीर जाफर को बनाया था पहले और मीर जाफर को हटाकर उन्होंने मीर कासिम को शासक बना दिया। प्यारे बच्चों, मीर कासिम को जब शासक बनाया गया तो उसने भी अंग्रेजों के अनुसार कार्य नहीं किया। परिणाम ये हुआ कि फिर बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में और बक्सर के युद्ध में मीर कासिम पराजित हो गया। प्यारे विद्यार्थियों, 1757 में जब बंगाल का नवाब हारा था तो कुछ पावर गई थी, पूरी पावर नहीं गई थी, लेकिन 1764 में जब बंगाल का नवाब हार गया, इसके बाद ये क्लियर हो गया कि अब अंग्रेजों का बंगाल में पूरी तरह से स्वतंत्र प्रभुत्व स्थापित हो गया है। कहने का मतलब ये है कि 1764 के बक्सर के युद्ध ने अंग्रेजों के भारत में साम्राज्य विस्तार पर मोहर लगा दी कि अब उनको रोकने वाला कोई नहीं है। इधर मराठों को उन्होंने पराजित, मराठों से उनका जो है डर था, उसके वजह से वो बंगाल में अपने आप को एक्टिवेट उन्होंने किया था और बंगाल में उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा जमावड़ा जमा लिया और बंगाल में बढ़ने के बाद धीरे धीरे बंगाल से उनकी शुरुआत हुई थी और धीरे धीरे उन्होंने फिर अन्य प्रांतों को भी अपने कब्जे में लेना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार से 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल की शक्ति जो थी पूरी तरह से अंग्रेजों के हाथ में आ गई। प्यारे बच्चों, इधर बंगाल, अभी हमने मराठों की चर्चा की थी, उसके बाद हमने चर्चा की थी आपकी बंगाल की। अब प्यारे बच्चों थोड़ा सा इधर की तरफ आते हैं। ये मैसूर है। मैसूर जो है वो पुरानी रियासत थी, पुराना जो है शासन वहां चल रहा था और वहां पर हैदर अली नाम जो का व्यक्ति है वो बहुत इंपोर्टेंट रोल अदा करता है हमारे भारत के, दक्षिण भारत के इतिहास में। तो हैदर अली के पिता फतेह मोहम्मद जो थे वो मैसूर राज्य के राजा के यहाँ एक उसी राजा के अधीन जागीरदार थे और ये जो हैदर अली था वो काफी बहुत ही अच्छा सैनिक था। सैनिक से उसकी शुरुआत होती है। जैसे नेपोलियन बोनापार्ट की स्टोरी हम पढ़ते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट सेना में, फ्रांस की सेना में एक छोटे से सैनिक के रूप में शामिल हुआ और अपनी काबिलियत से, अपनी युद्ध कला से उसने बड़े बड़े पदों को ग्रहण किया और एक बार फ्रांस का वो शासक भी बन गया और पूरी दुनिया को उसने जीतने का प्रयास भी किया। जब विश्व इतिहास को पढ़ेंगे प्यारे बच्चों तो हम नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट के इतिहास को जाने बगैर हमारे इतिहास की जानकारी अधूरी सी लगती है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए मैसूर जो है उसमें हैदर अली जो है ठीक नेपोलियन की तरह अपनी डेवलपमेंट कर रहा है। एक छोटा सैनिक था, उसकी कोई ज्यादा बिसात नहीं थी, लेकिन अपनी क्वालिटी, अपनी विशेषता, अपनी योग्यता से वो आगे बढ़ता है और इसके बाद वो डिंडीगुल में 1755 में फौजदार बन जाता है। और प्यारे बच्चों, एक बार ऐसा समय भी आता है कि वो मैसूर का राजा बन जाता है, मैसूर का शासक बन जाता है। लेकिन आप जानते हैं कि राजाओं के लिए अपने साम्राज्य को बचाना आसान नहीं होता है, क्योंकि उनके जो पड़ोसी राज्य होते हैं वो उन पर हमेशा हमला करते रहते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये मैसूर है। मैसूर के बगल में आप देख रहे हैं ये आपका मराठाओं का पूरा एरिया है। इधर आपका हैदराबाद के निजाम का इलाका है और बंगाल में अंग्रेजों का दबदबा हो चुका है। प्यारे बच्चों, अब इस जो हैदर अली है उसका साम्राज्य के लिए चुनौती बनने जा रहे हैं 3 लोग। नंबर 1 आपका क्या है? नंबर 1 आपके मैसूर के आसपास बिल्कुल लगा हुआ मराठे हैं। नंबर 1 ये पूरा एरिया जो है ये टच हो रहा है उसके मैसूर राज्य से, तो यहाँ पर संघर्ष होने के पूरे चांस है। फिर देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हैदराबाद है, तो हैदराबाद का जो निजाम है वो भी समस्या का कारण बनने वाला है मैसूर रियासत के लिए, और इधर अंग्रेज भी समस्या बनने वाले हैं। कहने का मतलब ये है कि हैदर अली के सामने 3 चुनौतियां थी। नंबर 1 मराठे, नंबर 2 निजाम और नंबर 3 अंग्रेज। प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि अंग्रेज बहुत जबरदस्त कूटनीतिज्ञ थे। अंग्रेजों के पास पावर नहीं थी, अंग्रेजों के पास कोई बड़ी सेना भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने भारत के जो शासक थे
उनको आपस में इस प्रकार से उलझाया। उनकी कूटनीति देखिए, आप इतिहास को बड़े बारीकी से देखिए कि उनकी कूटनीति किस प्रकार की थी, उनके पास कितनी पॉलिसीज थी, उनको कितने दूरदर्शी थे कि उन्होंने यहाँ के स्थानीय शासकों को आपस में लड़ाया, उनसे आपस में संधियां कर ली एक दूसरे के विरुद्ध, और आखिरकार सबको धीरे धीरे करके हरा दिया। तो हुआ ये प्यारे बच्चों कि जो मैसूर का मराठों के साथ संघर्ष चल रहा था, मैसूर का निजाम के साथ संघर्ष चल रहा था, हैदराबाद के निजाम से, और अब मैसूर प्रांत था वो भी डरता था मराठों से, मराठे डरते थे मैसूर से, इसी प्रकार से मैसूर डरता था निजाम से, और निजाम डरता था मैसूर से। लेकिन ये क्या है, अंग्रेजों की मदद लेते रहते थे। तो कभी अंग्रेज उनके साथ हो गए, कभी अंग्रेज इनके साथ हो गए, और कभी अंग्रेज इनके साथ हो गए, और वास्तविक रूप में वो किसी के साथ नहीं थे, वो अपना मतलब निकालने में लगे हुए थे। प्यारे बच्चों, अंग्रेजों ने मराठों के साथ भी समझौता कर लिया, अंग्रेजों ने निजाम के साथ भी समझौता कर लिया, जब मौका लगा तब मैसूर के साथ भी हो लिए, और इस प्रकार से जो है उन्होंने इस प्रकार का षड्यंत्र रचा। प्यारे बच्चों, लास्ट में जाकर के फिर अंग्रेजों के साथ इनका मुकाबला हुआ। तो 4 मैसूर युद्ध हुए, प्रथम मैसूर युद्ध, द्वितीय मैसूर युद्ध, तृतीय मैसूर युद्ध और चतुर्थ मैसूर युद्ध। प्यारे बच्चों, इसके समरी में हम आपको बता देते हैं कि पहले जो मैसूर युद्ध हुए थे, पहले और दूसरे मैसूर युद्ध हुए थे, वो हैदर अली के समय में लड़े गए थे, और तीसरे और चौथा मैसूर युद्ध जो था वो आपके टीपू सुल्तान के नेतृत्व में लड़ा गया था। प्यारे बच्चों, टीपू सुल्तान का नाम लेते ही आपको टीपू सुल्तान के बारे में कुछ जानकारियां आ जाती हैं, क्योंकि आपने टीपू सुल्तान के ऊपर एपिसोड देखे हैं, उनके बारे में काफी मूवीज भी बन चुकी हैं, और विशेषकर आपने एपिसोड भी देखा है टीपू सुल्तान नाम का, तो आप उससे भी आपकी जानकारी बढ़ा सकते हैं। और टीपू सुल्तान एक बहुत ही अच्छा सेनानायक था, सेनापति था, बहुत दूरदर्शी था, विद्वान भी था, कई भाषाओं का जानकार भी था, और वो जो है वैज्ञानिक सोच रखता था। ऐसा कहा जाता कि रॉकेट जो है टीपू सुल्तान ने, उसने रॉकेट के आविष्कार के बारे में, उसके बारे में कहा जाता है, प्रमाणिक रूप से तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन रॉकेट का आविष्कार की टीपू सुल्तान के टाइम पे हो गया था, या ऐसा उसने कोई ऐसा अस्त्र शस्त्र बनाया था जो रॉकेट की तरह कार्य करता था। इसके अलावा टीपू सुल्तान जो था, उसका फ्रांसीसियों के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। उसने कोशिश ये की थी कि फ्रांस की मदद मिल जाए अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन वो ज्यादा कामयाब तो नहीं रहा, लेकिन उसने प्रयास किया था, और इसी प्रयासों में उसने वो जैकोबिन दल जो फ्रांस में क्रांति के समय चल रहा था, उस जैकोबिन दल का सदस्य बन गया, और स्वतंत्रता का वृक्ष भी उसने श्रीरंगपट्टनम जो था वहां पर उसने स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया था। तो प्यारे बच्चों, ये टीपू सुल्तान के बारे में कुछ जानकारियां हैं। तो उसमें हुआ ये कि आपके पहले जो 2 युद्ध थे, यानी प्रथम मैसूर युद्ध और द्वितीय मैसूर युद्ध था, वो हैदर अली के टाइम पे लड़ा गया था, और द्वितीय आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ था, अंग्रेजों के खिलाफ ही हुए थे चारों युद्ध। तो उन दूसरे युद्ध के दौरान हैदर अली की 1782 मृत्यु हो गई। और प्यारे बच्चों, इसके बाद टीपू सुल्तान जो है वो शासक बना, उसने द्वितीय जो आपका मैसूर युद्ध चल रहा था उसमें भी लड़ाई लड़ी, फिर अंग्रेज के साथ उसको संधि करनी पड़ी। इसमें लिखा हुआ है वो सेनानायक था, दूरदर्शी था, विद्वान था, फ्रांसीसी से उसके संबंध अच्छे थे। ये सब बातें आपको बताई जा चुकी हैं प्यारे बच्चों। और तृतीय मैसूर युद्ध जो हुआ था वो 1790 से 92 तक चला था, उसमें भी उसने वीरतापूर्वक लड़ाई की थी, लेकिन आखिरकार उसको मजबूर होकर के, क्योंकि युद्ध काफी समय तक चल गया था, टीपू सुल्तान भी परेशान हो गया था, उधर अंग्रेज भी परेशान हो गए थे, इसलिए उन्होंने श्रीरंगपट्टनम की संधि की। और श्रीरंगपट्टी की संधि का जो है अंग्रेजों ने पालना नहीं किया, और आखिरकार फिर चतुर्थ मैसूर युद्ध भी हो गया। और इस चतुर्थ मैसूर युद्ध में 1799 में टीपू सुल्तान मारा गया, और इस प्रकार से मैसूर रियासत को फिर अंग्रेजों ने हड़प लिया। आपको मालूम है कि फिर तब तक बेरज अली की सहायक संधि आ चुकी थी, और जो मैसूर का जो उत्तरवर्ती शासक था उससे सहायक संधि करके उन्होंने जबरन मैसूर को अपने कब्जे में ले लिया। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हम पढ़ चुके हैं मराठा साम्राज्य किस प्रकार से आगे बढ़ा, फिर उसका पतन किस प्रकार से हुआ, बंगाल जो है वो किस प्रकार से आगे बढ़ा, लेकिन बंगाल पर भी हम लोग कब्जा हो गया, और हमने अभी देखा है कि मैसूर पर भी उनका कब्जा हो गया। प्यारे बच्चों, अभी भी कुछ रियासतें बच रही हैं, लेकिन एक वीडियो में जो है इन चीजों को समेटना बड़ा मुश्किल है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज विद्यार्थियों इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।